हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और किन तरीकों से ये निकाला जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेशनल इनकम क्या है? इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू होता है, वही नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको निकालने के अलग अलग विधियां हैं, मेथड्स हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमी इज टू अचीव इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इज अचीव्ड बाय द मैक्सिमम यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। किसी भी देश का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो यह होता है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उपलब्ध साधन है, उसका वो कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, कितना वो मैक्सिमम यूज कर सकती है, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस हो, ज्यादा से ज्यादा वो तरक्की करे। नेशनल इनकम हेल्प अस टू असेस एंड कंपेयर द प्रोग्रेस अचीव्ड बाय अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे हम यह भी निकालते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इकोनॉमी ने कितना तरक्की किया है, उसका क्या ग्रोथ रहा है। इट शोज द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ नेशन, यानी कि किसी भी देश का यह वित्तीय पोजीशन को दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमिटी इन 1949। गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम कमिटी को 1949 में अपॉइंट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। चेयरमैन थे पीसी महालनोबिस। सो इट इज ऑल्सो नोन एज महालनोबिस मॉडल, और इसको इसी कारण से महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे बनेगा कि नेशनल इनकम का संबंध किससे है, या महालनोबिस मॉडल का संबंध किससे है। तो आंसर होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी वाज प्रेजेंटेड इन 1951, और कमिटी का जो पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था वह 1951 में प्रस्तुत किया गया था। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर 1948-1949 was rupees 8,710 crore and the per capita income was rupee 225। यानी कि 1948-49 के लिए जो भारत का राष्ट्रीय आय था, नेशनल इनकम था, वो 8710 करोड़ था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए थी। यह बात हो रही है 1948-49 की। Since 1955, the national income estimates are being calculated by the Central Statistical Organization (CSO). और जो अगला एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि नेशनल इनकम जो होता है वह किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। द आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। अब जानिए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मेनली चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इन्वेस्टर जो प्रॉफिट लेते हैं। लैंड जो होता है उसको रेंट जाता है, किराया जाता है। जो लेबर होता है उसको वेजेस मिलता है। कैपिटल जो होता है उस पर इंटरेस्ट चुकाया जाता है। जो भी कैपिटल पूंजी प्रोवाइड करते हैं, पूंजी लगाते हैं, उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और जो इन्वेस्टर होते हैं या रिस्क टेकर होते हैं और एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कोई भी बिजनेस मॉडल के बारे में सोचते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको उसमें प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। सो द प्रॉफिट टू ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और रिस्क टेकर और इन्वेस्टर। तो ये मेन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इन्वेस्टर। अब वन बाय वन सबके बारे में जानिए। रेंट क्या है? रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ व्हिच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, जो इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय हो, यानी कि जिसको विनाश करना संभव हो, जिसका विनाश न हो। पावर्स ऑफ द सॉइल और प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ हाउस और अपार्टमेंट ईटीसी, यानी कि जमीन है उसका विनाश होना बहुत ही असंभव है, इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय। और जो यह प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम यह जमीन लेते हैं, उसके बदले में हम लैंडलॉर्ड को जो पैसा पे करते हैं, जो वैल्यू देते हैं, पे करते हैं, वही रेंट कहलाता है, किराया कहलाता है। Next is wages. Wages may be defined as a sum of money paid to a worker for his service rendered, यानी कि हम जिससे मजदूरी लेते हैं, काम लेते हैं, जो हमारे यहाँ काम करता है, उसे हम उसके बदले में मजदूरी देते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द इनकम व्हिच गोज टू द ओनर ऑफ द कैपिटल, जो पैसा प्रोवाइड करता है, जिसका पैसा लगा हुआ होता है, उसको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। एंड द लास्ट इज प्रॉफिट।
प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द रिस्क टेकर और इन्वेस्टर। जो पैसा इन्वेस्ट करता है, लगाता है, इनिशिएट करता है कोई भी बिजनेस को, उसको प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। अब जानिए जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री। जो भी टोटल मार्केट वैल्यू होता है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, वह हमारा जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। फाइनल गुड्स जो होता है, जो अंतिम उपयोग की वस्तु होती है, यानी कि जिसको और किसी भी स्टेजेस से नहीं गुजरना होता है और जो फाइनली कंज्यूम के लिए वो अवेलेबल होती है, तैयार होती है, उसे हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज एनडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब हम लोग डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो हमारा एनडीपी निकल जाता है। इफ द कंट्री इज नॉट अवेलेबल टू रिप्लेस कैपिटल स्टॉक लॉस थ्रू डिप्रिसिएशन विल रिजल्टिंग इन जीडीपी फॉल। और किसी भी देश का जो कैपिटल स्टॉक होता है वह ड्यूरिंग डिप्रिसिएशन के कारण अगर वह डिटेरिएट होता है, उसमें कमी आती है या उसका जो वैल्यू होता है वह घटता है, उससे प्रोडक्टिविटी घटती है, तो इससे क्या होता है, जीडीपी फाइनली अल्टीमेट इससे गिरता है, फॉल करता है। An increasing gap between the GDP and NDP indicates the bad condition of capital stock। अगर किसी भी देश का जीडीपी और एनडीपी का जो गैप है वह बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस देश का जो कैपिटल स्टॉक है वो कंडीशन खराब है, बैड स्थिति में है। पहले नैरोइंग गैप इंडिकेट्स द इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। और अगर यह गैप कम है, कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटल स्टॉक जो है उसका कंडीशन इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट इज जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें जीडीपी में जब नेट फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स माइनस इनकम अर्न बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक एग्जांपल से समझिए, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी रिलायंस factory owned in USA, income earned in USA after paying the tax. For example, the tax is 30% to the USA government. The rest 70% money will be added in the GDP of our country. यानी कि रिलायंस जो कि हिंदुस्तान की कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है, मान लेते हैं कि वो यूएसए में अपना बिजनेस कर रही है और यूएसए में उसने पैसा कमाया, इनकम हुआ उसको, उस पर उसने यूएसए गवर्नमेंट को मान लेते हैं कि 30% टैक्स था, 30% उसने टैक्स दिया, तो वो उस गवर्नमेंट का है, उस टैक्स जो है यूएसए गवर्नमेंट को मिला। लेकिन जो रेस्ट 70% है वह हमारे देश का है, वो इंडिया की कमाई है, वह रिलायंस का कमाई है, वह हिंदुस्तान का कमाई है। The income earned by the Korean company Hyundai in India will have to be subtracted from the GDP of India। और इसी तरह जो Hyundai कार कंपनी है, जो कि एक कोरियन कंपनी है, वो अगर इंडिया में बिजनेस करती है और आफ्टर टैक्स उसका जो भी इनकम सेव होता है वह हमारे देश का नहीं, वो कोरिया की कमाई है, वह कोरियन पैसा है। तो इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर से जब हम लोग इनकम अर्न बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हटा देते हैं तो नेट फैक्टर इनकम निकल जाता है और इसको जब जोड़ देते हैं तो हमारा जीएनपी निकल जाता है। अब जानिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कितने तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। पहला तो हमारा है इनकम मेथड। द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग रेंट टू लैंड, वेजेस टू लेबर, इंटरेस्ट टू कैपिटल एंड प्रॉफिट टू द इन्वेस्टर। यानी कि ये जो चार फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, इनको जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, जैसे लैंड को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है और जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब इक्वल है टू द नेशनल इनकम। टोटल इनकम इज इक्वल टू द रिवार्ड गिवन टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि जो टोटल इनकम है वो इक्वल होगा जो भी वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन है उनको जो भी पैसा मिल रहा है उसके। तो यह इनकम मेथड है जिससे हम लोग राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। Next is expenditure method. The total expenditure done by government, public and private bodies as well as individuals spend money by buying goods and services for the consumption and production purposes. The total expenditure done by all these factors during a year will be equal to national income। और government, public,
प्राइवेट बॉडीज और इंडिविजुअल्स जो भी पैसा खर्च करते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए या सर्विसेज के कंजम्पशन के लिए, तो इस सब का जो टोटल जोड़ होता है, एडिशन होता है, उससे भी हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन यह दोनों में एक प्रॉब्लम भी है इस दोनों मेथड के साथ। वो क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड आर नॉट सो एक्यूरेट to calculate the national income because it can give a false figure of income and expenditure proof because people often do not want to disclose their actual income and expenses। यानी कि जो लोग हैं वह कभी भी अपना एक्चुअल इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं दिखाते हैं टैक्स सेव करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। और इस कारण से क्या होता है कि हमको एक्चुअल फिगर का पता नहीं चल पाता है, सटीक फिगर की जानकारी नहीं मिल पाती है। इस कारण से इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड जो हैं वो उतने सटीक नहीं है नेशनल इनकम के बारे में जानने के लिए। तो जो लास्ट है, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है प्रोडक्शन या आउटपुट या वैल्यू एडेड एडेड मेथड। यह क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि एक वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका जो भी टोटल वैल्यू है, वी कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। और जो भी फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं प्रोड्यूस्ड जो भी एक ईयर में हुए हैं, उसका जो भी टोटल मार्केट वैल्यू है उससे हम लोग राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, देयरफॉर वी डू नॉट काउंट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि जो फाइनल गुड्स होता है, अंतिम रूप से तैयार वस्तु होती है जिसको और किसी भी स्टेज से गुजरना नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उसका मिला हुआ होता है, उसका वैल्यू मिला हुआ होता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, वी डू नॉट काउंट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का तब वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, अदरवाइज देयर विल बी डबल काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसका वैल्यू इंक्लूड होता है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स का हम लोग वैल्यू जो होता है वह इंक्लूड नहीं करते हैं। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वी कैन यूज द वैल्यू एडिशन मेथड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे अच्छा जो हमारा तरीका है वह है प्रोडक्शन और आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड राष्ट्रीय आय निकालने के, कैलकुलेट करने के लिए। अब समझिए फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, किसको कहते हैं। फाइनल गुड्स क्या है? एन आइटम दैट इज मींट फॉर फाइनल यूज और कंजम्पशन एंड नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशंस आर फाइनल गुड्स। यानी कि ऐसी चीजें जो किसी भी और स्टेज से जिसको गुजरना अब बाकी नहीं है, गुजरना नहीं है, और किसी भी तरह का उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, और वो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार हो, ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं, अंतिम रूप से तैयार वस्तु कहते हैं। सेकेंड इज इंटरमीडिएट गुड्स। वो क्या होती हैं? गुड्स दैट आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज एंड स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो फाइनल यूज के लिए अभी तैयार नहीं हुई हैं और जिनको अभी कई प्रोसेस से या कुछ प्रोसेस से अभी भी गुजरना बाकी है, कुछ चेंजेस अभी भी उसमें होना जरूरी है, होना बाकी है, ऐसी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। अब इस एग्जांपल से समझिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है, इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है कि रॉ मटेरियल खरीद रहा है 100 रुपया में और उस पे 100 रुपया और खर्च कर रहा है उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरर है या इन्वेस्टर है उसने 200 रुपया खर्च किया 100 रुपया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और 100 एडिशनल उसने और खर्चा किया उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए। अब वो फाइनल गुड्स बनकर तैयार है, अंतिम रूप से यूज के लिए वो वस्तु तैयार है और जिस पर इन्वेस्टर को 200 रुपया का खर्चा हुआ है। नाउ द एक्चुअल कॉस्टिंग फॉर द मैन्युफैक्चरर इज 200 रुपीज। अब मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है कि वो डिसाइड किया उसका एमआरपी 300 रुपया। ये मैन्युफैक्चरर की अपनी इच्छा है कि वह उसका मूल्य क्या डिसाइड करे, तो उसने का मूल्य जो डिसाइड किया वो क्या 300 रुपया। और चूंकि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट डील नहीं करेगा हर केस में, तो वो क्या कर रहा है कि होलसेलर को 250 रुपया में यानी कि 50 रुपया अपना प्रॉफिट रखा, 200 रुपया उसको टोटल खर्चा हुआ है उस चीज को फाइनल गुड्स को तैयार करने में, 50 रुपया प्रॉफिट रखे उसने 250 रुपया में होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर को दे दिया। होलसेलर क्या कर रहा है 250 रुपया में मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है और 280 में आगे रिटेलर को बेच देता है
₹30 प्रॉफिट लेके वो ₹280 में रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर क्या करता है, 280 में होलसेलर से खरीदता है और फाइनल कस्टमर को ₹300 जो कि उसका एमआरपी है उसको बेच देता है। तो आप देख रहे हैं कि हर स्टेज पर इसमें वैल्यू एडिशन होता गया और वस्तु का मूल्य बढ़ता चला गया। रॉ मटेरियल ₹100 का खरीदा गया और इसको फाइनल गुड्स तक कन्वर्ट करने में ₹100 एडिशनल खर्चा हुआ। उसके बाद से ₹50 प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर ने लिया, ₹30 होलसेलर ने अपना प्रॉफिट लिया, ₹20 रिटेलर ने प्रॉफिट लिया और लास्ट कस्टमर तक वो पहुँचते-पहुँचते ₹300 का उसका रेट हो गया। तो यह वैल्यू एडेड मेथड है। इससे आप राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा नेशनल इनकम पर यह वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।